अपोजिशन का अपोजिट इम्पैक्ट। कैसे होगा सेट? 23 में कर रहे कुश्ती, 24 में कैसे होगी दोस्ती? कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। ममता और केजरीवाल कर रहे हमला जुबानी। सीपीएम कांग्रेस बीजेपी के विदाई दिन महाघोट करबे, महाघोट हमें भेंगे देबो। केजरीवाल के बाद विपक्षी एकता पर ममता का वार। नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं, वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। बीते 23 जून को पटना में विपक्षी नेताओं का महाजुटान हुआ। इस महाबैठक के बाद नेताओं ने 2024 में मोदी के खिलाफ एक साथ चुनाव लड़ने की बात कही। हालांकि इस बैठक के 3 दिन के बाद ही विपक्षी नेताओं के सुर अब बदले से नजर आ रहे हैं। बैठक के दिन से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अगर बात कर लें तो अरविंद केजरीवाल ने अपना रंग दिखाना शुरू किया, तो अब ममता बनर्जी भी, उनका भी सुर जो है वो बदला हुआ दिख रहा है। हिंदी की कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। विपक्ष की सियासत भी ठीक इसी कहावत को चरितार्थ कर रही है। ममता और केजरीवाल के बयान से कम यही लग रहा है। केजरीवाल राज्यसभा में अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस का समर्थन चाहते हैं, तो 7 से 8 राज्य में कांग्रेस को कमजोर भी कर रहे हैं। तो वहीं अब ममता के बोल केजरीवाल से बिल्कुल मेल खाते हुए दिखते हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में प्रचार के दौरान ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट पर जमकर बरसती हुई नजर आईं। ममता ने कहा कि सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी को विदाई दीजिए। तीनों एक साथ हुए हैं। हम लोग दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ महाजोत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहां महाघोट बनाया जा रहा है। मैं उस महाघोट को तोड़ दूंगी और दिल्ली और बंगाल में केवल महाजोत ही होगा। বিজেপি কে বিদায় দিন, 3টে একজোট হয়েছে। আমরা দিল্লিতে চেষ্টা করছি বিজেপির বিরুদ্ধে মহাজোট করবার জন্য, আর এরা কালো আমায় গালাগালি দিচ্ছে। মহাঘোট করবে, মহাঘোট আমি ভেঙে দেবো। মহাজোটই হবে দিল্লিতে, আর বাংলাটা আমরা করব। तो एक तरफ ममता बनर्जी का बयान आता है, दूसरी तरफ ममता के बयान पर अब महागठबंधन के नेता जो हैं वो लीपा पोती करने में जुट गए हैं, जबकि बीजेपी इसके ठीक उलट हमलावर है। और ममता बनर्जी जिस तरह से आगे बढ़ करके सबसे ज्यादा मुखर ढंग से ये जो महाजोत है, महागठबंधन है, उसके पक्ष में बोल रही है। जबकि उनके यहाँ मैंने कांग्रेस पार्टी, वाम मोर्चा, ये सब के सब उनके खिलाफ लड़ा है, उनको हराया है। एक बाई इलेक्शन में ममता बनर्जी को हराया है। इसके बावजूद ममता बनर्जी जो है वो चाह रही है कि नहीं साहब, देश के हित में, संविधान के हित में, लोकतंत्र के हित में महाजोत बने और ये जो सरकार है जिसने देश को बिल्कुल उथल पुथल देश के अंदर पैदा किया है, उससे देश को मुक्ति मिले। ममता बनर्जी तो ये भी कहती हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है। ममता बनर्जी ये भी कहती हैं कि सीपीएम भी बीजेपी से मिली हुई है। तो ममता दीदी क्या कहती हैं सुबह में और शाम में क्या कहती हैं, उनको कुछ नहीं पता है। लेकिन एक बात तय है कि लोकसभा में जिस तरह से पंचायत चुनाव में उन्होंने नंगा नाच किया है उनकी सरकार ने, वो तो कलकत्ता हाईकोर्ट कह रहा है कि चुनाव स्थगित कर देने चाहिए। तो लोकतंत्र का खूनी खेल जिस तरह से बंगाल में चल रहा है, बंगाल की जनता ही इन्हें जवाब देगी। ये लोकसभा में बुरी तरह से हारेंगे और विधानसभा में ये अपनी जगह पे आएंगे। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान पर अब बिहार में राजनीतिक बयानबाजी जो है वो तेज हो चुकी है। महागठबंधन के नेता जहां इसे सिर्फ और सिर्फ बंगाल में पंचायत चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, तो बीजेपी विपक्षी एकजुटता के दावे पर लेकर तंज कसते हुए सवाल खड़े कर रही है। ये सब लिट्टी चोखा खाने आए थे, गुलाब जामुन खाने आए थे, राहुल गांधी की शादी की बात करने आए थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एकदम बेफिक्र रहिए। देश का सबसे बड़ा नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को संभाल रहे हैं और आगे भी संभालते रहेंगे। देखिए, अभी जिस गठबंधन की बात चल रही है वो राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है और इसका मकसद भी अलग है। इसका मकसद विधानसभा चुनाव में उतरना नहीं है।
इसका मकसद है केंद्र से उस सरकार को हटा देना जिसने चीन को हमारी भूमि सौंप दी, जिसने पुलवामा में हमारे जवानों की पता नहीं किस तरह से हत्या करवा दी, जिसने हमारे देश के टुकड़े टुकड़े किए और बेचे, जिसने अपने पूंजीपति मित्रों से हमारा देश लुटवाया और उन्हें ले जाकर विदेशों में बसाया। तरीके से चुनाव प्रचार करते हैं और हर मामले को और हर मुद्दे को विपक्षी दलों की एका से जोड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि जब सभी दल और सभी नेता इस बात पर सहमत हैं कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में एकजुट होकर के मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ आगे बढ़ने का काम करेंगे। बंगाल में हो रहे पंचायत चुनाव को और देश में 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव को जोड़कर देखा जाना कहीं से भी उचित नहीं है। इस पंचायत चुनाव में वहां सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, मजबूती से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। 2024 के लिए विपक्ष के सभी दल एकजुट हो रहे हैं, आगे की रणनीति तैयार हो रही है। तो इस पूरे मामले पर बिहार में सियासत तेज हो चुकी है। महागठबंधन के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इस पूरे मामले पर, इस पूरे मसले पर विपक्षी एकजुटता की मुहिम को बचाया जाए। तो दूसरी ओर बीजेपी को इसी बहाने देश भर की विपक्षी पार्टियों और उनकी एकजुटता पर हल्ला बोलने का मौका मिल गया है। केजरीवाल का प्रसंग दूसरा है, लेकिन ममता बनर्जी जब 23 जून को विपक्षी एकता के लिए आयोजित बैठक में आई थी तो उनका बड़ा ही सकारात्मक भाव था और वो विपक्षी एकता के मजबूती के पक्ष में थे और भारतीय जनता पार्टी जितनी जल्दी हो उसकी विदाई हो, यही उनका भाव था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये पच नहीं रही है, जब से ये विपक्षी एकता का यहाँ शुरुआत हुई है और मूर्त रूप लिया है तो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है, तो वह तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। ये बात बार बार समझाई जा रही है कि ममता बनर्जी जी वह हैं जिन्होंने इसमें इनिशिएट लिया है कि विपक्षी एकता हो। अरविंद केजरीवाल जी और नीतीश कुमार जी ने लंबी कई बार मीटिंगें की है इस विपक्षी एकता के लिए। तो इसको ये समझिए कि अगर रीजनल इंटरेस्ट में कोई बात किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ की जा रही है तो उसका कतई मतलब ये नहीं है कि ममता बनर्जी जी जो विपक्षी एकता है उसके खिलाफ जा रही हैं या उससे अलग होकर जा। और जितने राष्ट्रीय स्तर के और क्षेत्रीय स्तर के विपक्षी दल हैं, ये लगातार जिस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी जी के विराट व्यक्तित्व के कारण घबराए हुए हैं और उन्होंने एकजुटता प्रदर्शित करने के नाम पर पटना में इकट्ठे हुए। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि साझा उम्मीदवार उतारने पर क्या बात बनेगी? क्या सीट बंटवारे पर फॉर्मूला मिल जाएगा, जिसे लेकर एक दौर की बैठक हो चुकी है, दूसरी दौर की बैठक जो है वो शिमला में होने वाली है और इसलिए सवाल कि साझा उम्मीदवार उतारने पर क्या बात बनेगी? क्या सीट बंटवारे का फॉर्मूला मिल जाएगा? हिंदी पट्टी में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को सीट छोड़ेगी क्या? विपक्ष का कोई एक चेहरा पीएम उम्मीदवार होगा क्या? राहुल गांधी को छोड़कर कोई और कांग्रेस को मंजूर होगा? क्षेत्रीय दलों के दबाव को क्या कांग्रेस झेल पाएगी? लेफ्ट और कांग्रेस के साथ तालमेल क्या ममता बिठा पाएंगी? दिल्ली और पंजाब की बात कर लें तो दिल्ली और पंजाब में आपका कांग्रेस से समझौता होगा क्या? यूपी में अखिलेश और कांग्रेस के बीच क्या बात बनती हुई दिखेगी? बिहार में सहयोगियों के बीच तालमेल हो पाएगा क्या? ये तमाम वो सवाल हैं जो अभी इस परिप्रेक्ष्य में, इस संदर्भ में अगर देखा जाए बयानों के जरिए तो मुश्किल और दूर की कौड़ी नजर आती है। अब सवाल ये कि विपक्ष के सामने चुनौतियां क्या हैं, जिन चुनौतियों को उससे पार पाना है। पश्चिम बंगाल में ममता, कांग्रेस और लेफ्ट में समझौता, ये एक बड़ा मुद्दा। दिल्ली और पंजाब में आपका कांग्रेस के साथ समझौता, ये बड़ी चुनौती। यूपी में अखिलेश और कांग्रेस के बीच तालमेल बिठ जाए, ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। सीट और टिकट बंटवारे को सुलझाना, ये बड़ी चुनौती है। करीब 350 सीटों पर साझा उम्मीदवार उतारना, ये कैलकुलेशन कैसे बैठाएंगे? क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के दबाव से निपटना होगा, कांग्रेस को भी क्षेत्रीय दलों के दबाव से निपटने की चुनौती है। हिंदी पट्टी क्षेत्र की बात कर लें तो कांग्रेस को सीट छोड़ना होगा, बिहार में सहयोगियों के बीच तालमेल बिठाना होगा।
बिहार में 6 दलों के बीच सीट का बंटवारा, ये वो तमाम चुनौतियां हैं जो इस वक्त इस महा विपक्षी गठबंधन के बीच नजर आती हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या केजरीवाल विपक्ष की कमजोर कड़ी हैं? अगर हैं तो क्यों है, ये भी जरा जान लीजिए। बैठक में केजरीवाल के रवैये से असमंजस वाली स्थिति सभी ने देखी है। केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश को लेकर हमलावर हैं। अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस का समर्थन केजरीवाल चाहते हैं। सार्वजनिक रूप से अध्यादेश का विरोध करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सभी लोग खुलकर इसका विरोध करें। राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद अध्यादेश का विरोध करते हुए नजर आए। गोवा, गुजरात, पंजाब में कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान में कांग्रेस पर वो हमलावर हैं। कांग्रेस के नेताओं का खुलेआम मजाक उड़ाते रहे हैं। और ऐसे में तालमेल कैसे होगा? कैसे अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस साथ साथ हो पाएंगे? ये बड़ी समस्या है। अब बात ममता बनर्जी की भी कर लेते हैं, उन पर भी चर्चा जरूरी हो जाती है। ममता लेफ्ट और कांग्रेस से समान दूरी बनाकर चलती रही है, रखती रही है, ये जग जाहिर है। बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस बीजेपी के समान विरोधी हैं। ममता की राजनीति लेफ्ट और कांग्रेस विरोधी रही है। बंगाल को लेकर किसी भी समझौते के लिए वो तैयार नहीं है और दिखती भी नहीं है। बयान भी आ गया उनका। बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। चुनाव प्रचार में कांग्रेस और लेफ्ट की आलोचना वो करती रही हैं। प्रचार में कांग्रेस और लेफ्ट को महाघोट तक उन्होंने बता दिया है। ममता के 10 दिन में दूसरी बार निशाने ने, बयानों के जरिए जो निशाना उन्होंने साधा है, उससे ये बड़ी दूरी अब भी दूरी ही नजर आती है। सियासी गलियारे से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। कुशवाहा बड़ा खुलासा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सकते हैं। आपको याद होगा कल उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा किया था। उपेंद्र कुशवाहा ने सार्वजनिक तौर पर खुले मंच से ये कहा कि जेडीयू में टूट होने वाली है। कई लोग उनके संपर्क में, और सिर्फ उनके ही संपर्क में क्यों, दूसरी तमाम पार्टियों के संपर्क में, जिसमें बीजेपी का भी जिक्र उन्होंने किया। जेडीयू के कई नेता आरएलजेडी के संपर्क में है। बीजेपी के भी संपर्क में होने की बात जेडीयू नेताओं की उपेंद्र कुशवाहा ने कही थी। कल कुशवाहा ने यह दावा किया था कि जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, शुभ मुहूर्त का बस वक्त ढूंढा जा रहा है। पार्टी के कई विधायक और सांसद जो है वो बीजेपी आरएलजेडी के संपर्क में है। कुशवाहा ने इसके लिए जल्द मुहूर्त निकलने की बात कही थी। उपेंद्र कुशवाहा का यहां तक दावा है कि जदयू में भगदड़ जैसी स्थिति होने वाली है, जिससे सरकार पर भी अब खतरा बढ़ेगा। और ऐसे में आज 11 बजे उपेंद्र कुशवाहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा खुलासा करने वाले हैं और कुशवाहा का दावा है कि जेडीयू में टूट होने वाली है। जेडीयू नेता आरएलजेडी के संपर्क में है। जेडीयू नेता बीजेपी के भी संपर्क में है। कुशवाहा ने जेडीयू में टूट की बात कही है। मुहूर्त निकलने का इंतजार बस किया जा रहा है। और विधायक और सांसद तो जेडीयू के जो है वो संपर्क में है। जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है। जेडीयू के भीतर घमासान मचा हुआ है। नेता संपर्क में और मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है। बहुत जल्द ये बड़ी टूट आपके सामने होगी और इसी टूट से नीतीश सरकार भी खतरे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे यानी कि सिर्फ थोड़ी ही देर बाद रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को ऑनलाइन हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर शुरू हो जाएगा। इस मौके पर रांची रेलवे स्टेशन पर उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी न्योता दिया गया है। उद्घाटन के साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस रांची रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और मिसरा, बरकाकाना, चरही, हजारीबाग टाउन, बरही, कोडरमा, पहाड़पुर, गया और जहानाबाद होते हुए शाम 5:25 पर पटना पहुंचेगी। जबकि 28 जून से ये ट्रेन नियमित रूप से चलनी शुरू हो जाएगी और इस ट्रेन में चेयर कार की 411 सीटें, इसका किराया 1175 रुपए। जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास की बात करें तो 37 सीटों के लिए आपको 2110 रुपए किराए के तौर पर देने होंगे। ट्रेन के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी,
वंदे भारत की ये बड़ी सौगात आज हम लोगों को मिलने वाली है। मुझे पूरा भरोसा है कि ना सिर्फ वंदे भारत की ट्रेन चलेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन इसका उद्घाटन करने वाले हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां से ऑनलाइन उद्घाटन किया जाएगा। और अब पटना से रांची का सफर जो है वो आरामदायक भी होगा और लग्जूरियस भी होगा। वंदे भारत ट्रेन के इस सफर पर जब आप निकलेंगे तो आप 5 घंटे कुछ मिनट में ही पटना से लेकर रांची तक की दूरी तय कर लेंगे और वक्त की बचत होगी, आरामदायक ये सफर होगा। हमारे सहयोगियों ने आपको इस वंदे भारत ट्रेन के अंदर की व्यवस्थाओं से भी रूबरू कराया, बताया कि क्या कुछ फैसिलिटी जो है, जो सुविधाएं हैं वंदे भारत ट्रेन में जब आप सफर करते हैं तो आपको हासिल होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको थकान महसूस नहीं होती है, आपका वक्त बचता है जो बेहद बहुमूल्य है। और ये अब नियमित तौर से 28 तारीख से चलनी पटना से रांची के लिए शुरू हो जाएगी। किराया भी हमने आपके दर्शकों को बता दिया। और ये तस्वीर देखिए, इस वक्त बस इंतजार किया जाता हुआ रांची से ये ट्रेन जो है वो बस खुलने वाली है। कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है हरी झंडी दिखलाएंगे और उसके बाद वंदे भारत जो है सफर पर जो है सीधे आपको रांची से पटना के सफर पर रवाना हो जाएगी। और जो कि इस ट्रेन के बारे में कहा जा रहा है कि ट्रेन को लेकर उत्साह इतना ज्यादा है कि भारत में यह ट्रेन स्पीड के मामले में, समय के मामले में एक नया मील का पत्थर, एक नई लकीर खींचने जा रही है। लिहाजा पीएम मोदी जिस हाई स्पीड ट्रेन की बात कर रहे हैं उसमें यह ट्रेन जो है सेमी हाई स्पीड, मतलब कि एक तरीके से हाई स्पीड यानी जो बुलेट ट्रेन होती है उसका जो शुरुआती जो चरण जो कहते हैं कि हाई स्पीड ट्रेन का, वो वंदे भारत है। तो आप देख सकते हैं कि वंदे भारत को लेकर तैयारी पूरी है और पटरियों को भी रंग दिया गया है। मतलब कि पहली बार वंदे भारत रांची से पटना की दूरी को कम करेगी। 6 घंटे जो है सफर पूरा होगा। लिहाजा देख रांची रेलवे स्टेशन पूरे तिरंगे में लहरा रहा है। रांची रेलवे स्टेशन को तिरंगे का लुक दिया गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रांची रेलवे स्टेशन में एक तरीके से वंदे भारत के साथ साथ वंदे मातरम की एक जो कह सकते हैं कि नारा गूंज रहा है और साथ में एक देशभक्ति से जोड़ दिया गया है वंदे भारत को। जो लोगों को आज उद्घाटन के दिन वंदे भारत के साथ रांची से पटना के सफर पर जाना है वो लोग इसमें सवार हो चुके हैं और थोड़ी देर के बाद जैसे ही पीएम मोदी वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे, हरी झंडी दिखलाएंगे और यहां से भी फ्लैग ऑफ किया जाएगा और ठीक आगे फ्लैग ऑफ होगा और फिर क्या ट्रेन जो है सीधे पटना के लिए रवाना हो जाएगी। देखिए ये जो ट्रेन जो है अपने आप में इसका रूट भी नहीं, अभी जयंत सिन्हा बता रहे थे कि ये ट्रेन भले ही रांची से पटना के लिए जा रही हो लेकिन हजारीबाग इसमें अहम कड़ी है। मतलब जो हजारीबाग आजादी के बाद लंबे समय तक नई रेल लाइन से अलग रहा, वाजपेयी जी के समय एक शुरुआत हुई और अब उस शुरुआत ने शक्ल ले ली है और उस नई शक्ल पर जो आईने में चेहरा दिखेगा वो चेहरा दिखेगा वंदे भारत का। वंदे भारत का जो रूट है उसी रूट में दिया गया है। लिहाजा जो रूट भी है रांची से पटना के बीच की दूरी को कम करता है। लिहाजा एक तरीके से कह सकते हैं कि वंदे भारत जो आमतौर पर जो रूट होता है रांची पटना का उससे थोड़ा अलग हटकर चलेगी और वो रूट अपने आप में मील का पत्थर भी साबित होगा। मतलब समझ लीजिए कि थोड़ी देर पहले सांसद संजय सेठ ने कहा कि दुर्गा पूजा से पहले आपको वंदे भारत की सौगात मिलेगी रांची हावड़ा ट्रेन के रूप में। मतलब उसकी भी घोषणा जल्द की जा सकती है। नहीं मांगे चूंकि झारखंड में बांग्ला भाषी काफी ज्यादा संख्या में रहते हैं और ट्रेन जो बंगाल जाती है उन ट्रेनों में काफी भीड़ होती है। लिहाजा एक डिमांड की जा रही है वंदे भारत के रूप में। और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अब ये कार्यक्रम अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। 10 बजकर घड़ी में 16 मिनट होने जा रहे हैं और अब जो है तमाम संबोधन भी खत्म हो चुके हैं। संबोधन खत्म होने के बाद अब जो प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया होगी फ्लैग ऑफ की। तो वंदे भारत में देखिए एक चढ़ने की एक प्रक्रिया होती है कि चूंकि दरवाजे ऑटोमेटिक हैं और ऑटोमेटिक दरवाजों में आपको सबसे पहले अपनी जगह लेनी होती है। मतलब कि अगर आप जगह नहीं ले पाए तो दरवाजा स्वतः बंद हो जाएगा, फिर आपको प्रवेश की इजाजत नहीं मिलेगी। और वंदे भारत की देखिए आपको एक और नई चीज दिखलाते हैं कि वंदे भारत में जो टिकट है, जो पास है, ये पास देखिएगा, ये रांची से पटना, जो पत्रकार जा रहे हैं रांची से पटना उनको ये पास दिया गया है। मतलब कि एक तरीके से एटीएम की तरह।
तो पीएम नरेंद्र मोदी ऑनलाइन हरी झंडी दिखाने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के साथ आपका सफर जो है वो सुविधाजनक हो जाएगा, वक्त की बचत होगी और ये सेमी स्पीड हाई ट्रेन जो है वो आपके लिए सहूलियतों के साथ आज बस कुछ ही क्षणों में जब इसका उद्घाटन किया जाएगा मिल जाएगी। बिहार में मानसून आ जाने के बावजूद अभी तक बारिश नहीं हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने पूरे बिहार के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि कुछ जिलों में बारिश और वज्रपात भी हो सकती है। खासतौर पर पटना की अगर बात करें तो तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की जा रही है, लेकिन अभी भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली है। बिहार में मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता शैलेंद्र। बिहार में मानसून प्रवेश कर गया है, बावजूद इसके बारिश नहीं हो रही है और लोगों को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे खास बात है कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और कहा है कि बिहार के कई हिस्सों में हल्की बारिश और वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान कटिहार, बांका, भागलपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज समेत बिहार के दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व भागों में कुछ स्थानों पर हल्की और मध्यम वर्षा भी हो सकती है। यह अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से मानसून आ चुका है और बावजूद इसके बारिश नहीं हो रही है, किसानों को भी परेशानी हो रही है और तापमान जो लगातार बढ़ रहा है उसके कारण आम लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। हालांकि पिछले दो तीन दिनों की यदि हम बात करें तो तापमान में गिरावट जरूर आई है, लेकिन अभी भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं है। फिलहाल मौसम विभाग ने जो येलो अलर्ट जारी किया है उसको लेकर के कहीं न कहीं लोगों में एक उम्मीद बनी है। बाकी माने तो जुलाई के पहले सप्ताह में बिहार में बारिश की संभावना है। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।